वेलकम क्लास 8 शकीना पब्लिक स्कूल। देखिए 8th क्लास के बच्चों, हमने अपना केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री शुरू किया है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली ये पूरा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होती है, तो थोड़ा सा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा जान जाना चाहिए। तो हमने बताया था कि बहुत सारी चेंजेस हम इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्लो चेंजेस होती हैं, फास्ट चेंजेस होती हैं। हम चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, फास्ट होती है, स्लो होती है, पीरियोडिक होती है, नॉन पीरियोडिक होती है, या फिर ये डिजायरेबल होती है, अनडिजायरेबल होती है। कई चीजें हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसके रेफरेंस में भी इनका जिक्र आएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो कोई ना कोई केमिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज में हम दोनों बातों को अगर पहले से समझे हुए होंगे, हम फिजिकल चेंज के बारे में समझे होंगे, तो हमें थोड़ी सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर मालूम होगी तो केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत आसान है। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिकल, हालांकि हम बात कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज के बारे में ये है कि ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, और ये रिवर्सिबल भी होती है। यानी जो चीजें चेंज में गई हैं वापस वो अपनी असली कंडीशन में भी आ जाती है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज में चेंज होने के बाद कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में कोई नया प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले जैसे फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें। फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल चेंज में हिस्सा लेने वाले सब्सटेंसेस हैं, वो चेंज के बाद उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस तो आ जाएंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल हैं। जैसे हमारी बुक में एग्जाम्पल दी है फिजिकल चेंज की, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर वैक्स को हीट अप करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड की तरफ जाने लगेगा, लेकिन अगर हम उसको ठंडा करेंगे अगेन इट विल टर्न और इट विल कम बैक इनटू अ सॉलिड कंडीशन, सॉलिड स्टेट। और इस चेंज के बीच में इवन व्हेन इट इज मेल्टेड डाउन, मोल्टन वैक्स की प्रॉपर्टीज भी सॉलिड वैक्स की प्रॉपर्टी की तरह ही होगी। यानी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गई थी। पहले सॉलिड स्टेट में था, बाद में लिक्विड स्टेट में आ गया। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कैम्फर के बारे में। कैम्फर एक सब्लिमेशन, आपने एक हेडिंग पढ़ा होगा, सब्लिमेशन, यानी ऐसे सॉलिड्स जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, जो गर्म करने पर लिक्विड में नहीं बदलते बल्कि डायरेक्ट वेपर में बदल जाते हैं। तो कैम्फर का अगर वेपर का केमिकल चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो पता चलता है कि जो सॉलिड कैम्फर की केमिकल प्रॉपर्टीज थी वही सब्लाइम करने के बाद इसके वेपर्स की वही प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो अगर हम इन वेपर्स को कलेक्ट कर लें, कंडेंस करा लें, तो अगेन वी विल गेट द कैम्फर। तो ये रिवर्सिबल भी है। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। जैसे लकड़ी को काट दें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो शेप बदल जाएगी,
साइज बदल जाएगा, हो सकता है कभी कभी कलर बदल जाए, या कागज को हम फाड़ दें तो पता चला कि उसके टुकड़े छोटे छोटे हो गए, उसका साइज बदल गया, उसका शेप चेंज हो गया, तो अब इसे ये इरिवर्सिबल है। तो फिजिकल चेंजेस में भी देयर आर सर्टेन चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल। तो हमने देखा कि फिजिकल चेंज में शेप चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं। अब आइए केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में जो चेंज होती है उसके बाद सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज होती है। जैसे दूध का दही बनाना, ये केमिकल चेंज है। तो केमिकली द कर्ड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मिल्क। उसकी जो केसीन प्रोटीन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो अब ये वापस नहीं हो सकता, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू द मिल्क कंडीशन। तो ये इसी तरह से जैसे आयरन है, इफ द आयरन इज केप्ट इन सम मॉइस्ट कंडीशन, तो उस पर रस्टिंग शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। इट मीन्स द आयरन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर ऑक्साइड, यानी अब वो रस्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। दिस कॉपर ऑक्साइड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉपर कंडीशन। तो आयरन का भी ऐसे ही है, आयरन ऑक्साइड FeO, ये भी बदल के आयरन और ऑक्सीजन नहीं बनाया जाता बाय सम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिवर्सिबल नहीं है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हिस्सा लेते हैं, जिनका केमिकल चेंज आती है जिनमें, और केमिकल चेंज के बाद में जो चीजें बनती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को अलग होती है, तो नया प्रोडक्ट भी बन जाता है केमिकल चेंज। तो ये प्रॉपर्टी है केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज को वापस नहीं लाया जा सकता। तो दो चीजें समझना बहुत जरूरी। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन पर। तो केमिकल रिएक्शन एक तरह से एक केमिकल चेंज ही है। देखिए हमारी बुक में एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन की। तो कार्बन ऑक्सीजन को हम पहले अगर समझें तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज को जला रहे हैं, मान लीजिए पेपर है, तो पेपर को अगर हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जलेगा और जलकर बन जाएगा ऐश, और कुछ गैस निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो ऐश बचा है, इस ऐश को हम वापस किसी भी तरीके से हम वापस इसको पेपर और ऑक्सीजन कंडीशन में नहीं ला सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, कार्बन मोनो अगर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसी तरह पानी का मामला है, अगर इफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टेड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अल्टीमेटली विल गेट वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब ये H2O को हम किसी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते। केमिकल मेथड में फिर हमको इलेक्ट्रिक स्पार्क का ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन में चीजें हिस्सा लेती हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब हमने मिलाया है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं एक साइड में, और इनसे बनने वाली चीज कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने वाली चीज बनकर जो तैयार हुई है वो प्रोडक्ट है, वाटर है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जिसमें चीजें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली हैं, रिएक्टेंट है, और यहाँ पर कंडीशन होंगी, जो भी कंडीशन हो सकता है ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो,
हो सकता है ये केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। मतलब ये कि इन रिएक्टेंट्स को मिलाने के लिए दोनों में रिएक्शन कराने के लिए हो सकता है हमको हीट की जरूरत पड़े, तो ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएंगे। या ये हो सकता है कि हमने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उनको मिलाने से हीट पैदा हो रही है, हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। और इनके नतीजे में यहाँ पर वो कंडीशन हम रखते हैं, इसको कहते हैं इज इक्वल टू और जो चीज बनेगी वो है प्रोडक्ट। होता ही है केमिकल रिएक्शन में कि जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया इज इक्वल टू H2O, तो यहां पर एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया वाटर। और ये जब तक नहीं होगा जब तक हम बहुत सारी हीट इसको नहीं देंगे, हाई लेवल हीट, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता है जिससे ये दोनों मिल जाते हैं और इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और एक मॉलिक्यूल उनको मिलता है जिसे वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये इसका प्रोडक्ट है।